बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करता बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आप दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में, अगर आप लाहौर में हैं तो आप उसमें आपने आँख खोली होगी। आज लिटरली बहुत सारे खुले इलाके, वहाँ पर जो विजिबिलिटी का आलम है वो भी ख़ासा कम है। आई डोंट नो, शायद मैं एयरपोर्ट वाली साइड से आ रही हूँ तो वहाँ पे इस तरह का ज़्यादा इशू है, या ओवरऑल लाहौर में ऐसा इशू है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट बहुत बुरा हाल है जी। और अभी से मेरे जो फ्लू, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये वाले मामला शुरू हो गए हैं, बल्कि काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोगों के चल रहे हैं। लेकिन ये हम आपको बता दें कि जो लाहौर या उसमें रहने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि वो दुनिया के आलूदा तरीन शहर में रह रहे हैं और ये बहुत मुश्किल काम है रहना। और हर साल ये जो आलूदगी है दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसका कोई सलूशन फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या वो इतने इम्पैक्टफुल हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन मार्क जिस पे लगा हुआ है वो है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस। कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैंने कल बड़ी एक्साइटमेंट से आपको अनाउंस किया था कि 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है, लेकिन इन सीरीज़ के पहले जो T20 मैच, इसमें साउथ अफ्रीका ने जी शानदार कारकर्दगी दिखाई और पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दे दी है। 195 रन के हदफ के ताकुब में जी कौमी टीम 19वें ओवर में 139 रन पर ढेर हो गई। ओपनर साइम अयूब, साहबजादा फरहान, इन दोनों ने कुछ अच्छा खेला। 37 आई थिंक साइम अयूब ने की और साहबजादा फरहान ने 24 रन की इनिंग्स खेली। ताहम पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है, बैटर्स हैं, वो इंतहाई नाकाम रहे। साउथ अफ्रीका ने जी पहले बैटिंग की, मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 194 स्कोर किया। पर उसके बाद उनके बैटर्स ने बड़ी अच्छी जी परफॉर्मेंस की और उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है उसने भी टीम का स्कोर 190 से ऊपर पहुंचाया। पाकिस्तान की तरफ से जी मोहम्मद नवाज ने 3 विकेट ली हैं, साइम अयूब ने 2 ली हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की है। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी टीम की कमज़ोर बैटिंग लाइनअप है। कल बाबर आजम, जिनके हवाले से वी वर एक्सपेक्टिंग कि 10 मंथ्स के बाद वो T20 मैच खेल रहे थे और डक पे आउट हो गए जी। ये सूरत हाल है। इस पे हम ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। नवीद खोखर हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी नवीद, बहुत शुक्रिया क्या हफ्ते में ज्वाइन किया। आप भी मेरी तरह ही मायूस हैं या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं आज थोड़े से? मला और हम असल में जब भी बात कर रहे होते हैं तो हम एक ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बार बार एक ही गलती दोहराती है और हम सीखने वाले नहीं हैं। आज से महीना पहले हम जब बात कर रहे थे एशिया कप में, तब भी यही गलतियां थी। उससे पहले 3 महीने पहले जब बात कर रहे थे तब भी यही गलतियां थी। अच्छा, अगर हम और भी करें बात तो 1 साल पहले, 5 साल पहले यही गलतियां थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीखने को तैयार नहीं है। हर एक नया कैप्टन, एक नया कोच, एक नया चेयरमैन जब आता है वो अक्ले कुल होता है और वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। कल पाकिस्तान ने एक गलती नहीं की। अरमला, कल जब मैच शुरू हुआ और आपने देखा होगा कि जो साउथ अफ्रीकन की टीम थी वो मैच के पहले ओवर के पहले बॉल के अंदर मैच के अंदर मौजूद थे, वो आखिरी बॉल तक भी मैच के अंदर मौजूद थे। आपको मैच में रहना होता है, ऐसा नहीं होता, ये बहुत कम होता है कभी कि आप मैच से निकल जाते हैं और फिर दोबारा से आप कम बैक करते हैं और कितना कमाल का करते हैं कि आप वापस मैच में आके उसको जीत भी जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कल पाकिस्तान ने जो किया वो मैच शुरुआत में पहले 6 ओवर्स की बात कर लें तो पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 74 रन उन्होंने कल पावर प्ले में उन्होंने स्कोर किए, उनकी 1 विकेट गिरी। उसी के अगेंस्ट आप पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान ने पावर प्ले में 34 रन स्कोर किए, उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। मुझे बताएं, जब आप यहाँ पर ही कंपैरिजन कर लें आप मैच हार जाते हैं। कौन सी टीम है दुनिया में T20 मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाली जो पावर प्ले में 34 रन बनाती है और उससे 2 खिलाड़ी आउट होते हैं और वो ये समझते हैं कि वो अच्छे खेले हैं या उन्हें जीतना चाहिए था या वो जीत के हकदार थे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम मॉडर्न डे क्रिकेट तो खेलना जानती ही नहीं है। इन्हें ये लफ्ज़ भी ख़त्म कर देने चाहिए।
इन्हें इसके ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए। इन्हें बस ये पॉलिटिक्स करते हैं, ये अच्छे से एड्स बनाते हैं इनके खिलाड़ी, ये पॉलिटिक्स ठीक से कर लेते हैं, ये पैसे कमा लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो ज़रा एक दहशत वाला बोर्ड है, और ठीक है इनके पास पैसे वैसे भी हैं, और मोहसिन नकवी साहब तो चेयरमैन हैं ही है, वो तो ऊपर से आपको आइडिया ही है कि वो किस मिजाज के इंसान हैं। तो फिर इन्हें मेरे ख्याल में ऐसे ही चलना है, इन्होंने बदलना नहीं है। वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप से कुछ टाइम पहले 3-4 महीने रहते हैं और आप इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, हैरान कुन 55 रन से आपको शिकस्त हुई है। मेरे ख्याल में 22 शर्म है पाकिस्तान के लिए। रावलपिंडी आपके लिए इतना घिनौना साबित हुआ है। आप पहले टेस्ट मैच आ रहे यहाँ पे इतने बेहतरीन इंटेंट के साथ आप लाहौर से आ रहे थे, और टेस्ट मैच में जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो आपने देखी, और फिर उसके बाद आप पहले टी20 मैच के अंदर, और आप अपने आप को टी20 के बेहतरीन कहते हैं। बाबर आजम को भी आप लेकर आ गए। आप समझते थे जैसे बाबर आजम आएंगे वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और मैच पाकिस्तान के फेवर में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको परफॉर्म करना पड़ता है। कल की ओवरऑल अगर एक मैं जनरली बात कर लूं तो एक शख्स है जो साउथ अफ्रीकन के साथ जिसने मुकाबला किया, 7वें नंबर के ऊपर लैंडी थे साउथ अफ्रीकन के, जिस तरह से उन्होंने कल बॉलिंग की और बैटिंग की, सेम पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज ने कल की। मोहम्मद नवाज को छोड़ के आप किसी की भी बात कर लें तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम उसको पॉजिटिव नोट में ले सकते हैं कि उन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, उन्होंने खेलने की कोशिश की, उनमें इंटेंट था। मेरा नहीं ख्याल, सारे गैर ज़रूरी 12-12, 13-13 आप एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं, आप गैर ज़रूरी शॉट्स खेल के। आप बाबर आजम की बात कर लें, बाबर आजम पे आप देखें, जब वो बाबर आजम मैच जब इनिंग्स के लिए आए ग्राउंड में तो पूरा स्टेडियम आवाजें दे रहा था बाबर बाबर, और इस तरह से बाबर की आवाजें दे रहे थे जिस तरह से पता नहीं बाबर ने आना है 100 करके चले जाना है। हम भी हीरोइज्म ना, हम भी हर बंदे के अंदर हीरो ढूंढ रहे होते हैं। बाबर को हीरो बना दिया है, और बाबर का जोश है जो वो इतना हाई था, मुझे लग रहा था जैसे आज बाबर ना आज मारेंगे, आज 50 करेंगे, आज कम से कम 50 करेंगे, 100 के लिए जाएंगे आज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर का वो जोश और जज्बा, और उस तरह बाबर एक गलत शॉट खेलते हुए आउट हो गए। बाबर आजम जैसा बंदा 128 मैचेस आपने टी20 की खेल रही है, 4200 से ज्यादा रन आपके होने वाले हैं, और आप टी20 में सबसे ज्यादा रन करने वाले 9 रन आप बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं, और आप इस तरह के शॉट्स खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है आपका तजुर्बा कहीं कामयाब नहीं आया। कल आपने कहीं पे कुछ इंटेंट दिखाना ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। आपने बैटिंग में, बॉलिंग में, आपने पावर प्ले को जो इस्तेमाल करना था, आपके टॉप ऑर्डर्स ने, आप साइम अयूब की बात कर रही थी, साइम अयूब और साहबजादा फरहान, मुझे बताएं 6 ओवर्स में 34 रन बनाते हैं, और मतलब किस तरह से आप उन्हें कह सकते हैं कि वो उन्होंने अच्छा खेला? इतने डॉट बॉल अच्छा तो कि नहीं खेला, लॉट में अच्छा खेला। हमने ये कहा कि जो बाकी खेल रहे थे शायद उससे थोड़ा बेहतर वो दोनों खेल गए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी, नवीद, हम भी जानते हैं कि बाबर आजम ने अब बहुत गैप के बाद वो आ रहे थे, एंड वी वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि कुछ अच्छा खेलेंगे। लेकिन जिस शॉट पे और जिस तरीके से बाबर आउट हुए हैं, वी नेवर वांट टू क्रिटिसाइज बाबर आजम, बट ये शॉट खेलने वाली नहीं है कि अगर आप 9 रन दूर हैं एक रिकॉर्ड बनाने से, और आप इस तरह की शॉट खेल के डक पे आउट हो रहे हैं। भाई नहीं, रैकेट भी ठीक है, आप वो भी बनाएं, वो आपका हक है, वो ठीक है, पाकिस्तान के नाम आना है, बाबर आजम के नाम आना है, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए तो खेले कम से कम। आप रैकेट के लिए भी जाएंगे तो 9 रन आपको चाहिए क्या? मैं मतलब ये बात करना चाह रहा हूँ। मुझे जो कल बाबर आजम की उस बॉल से लगा, जिस तरह से उन्होंने शॉट खेला, मुझे लगा बाबर आजम बहुत ज्यादा वो एनर्जी थी उनके अंदर उस वक्त में, वो उसको पॉजिटिव यूज नहीं कर सके। उस एनर्जी को जो उनको क्राउड दे रहा था, वो क्राउड की एनर्जी को पॉजिटिव यूज नहीं कर सके, वो थोड़े से परेशान हुए, वो परेशानी में उन्होंने वो शॉट खेला और वो आउट हुए। मुझे लगा बाबर आजम ने बड़े मैचेस खेले में दुनिया के तमाम स्टेडियम के अंदर जहां लाख लाख का क्राउड बैठा होता है। ये तो छोटा सा ग्राउंड था, छोटा सा स्टेडियम था, यहां से बाबर आजम ने शुरू किया था। ये पिंडी इस्लामाबाद की विकेट से यहां बाबर आजम ने शुरू किया था जब शकील शेख ने उन्हें वो लेकर आए थे। तो मेरा ख्याल है बाबर आजम को यहां अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। अच्छा, नंबर 3 के ऊपर वो आते हैं। आप जरा देखें, जब ऊपर से कोई लड़का आउट होता है और वो आप डॉट बॉल खेलते हैं, नंबर 3 वाले के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं क्यों बाबर आजम के ऊपर सारी जिम्मेदारी क्यों? वो इसलिए कि वो नंबर 3 के ऊपर आते हैं। नंबर 3 इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने विकेट को होल्ड करना होता है। ऊपर से लड़का जल्दी आउट हुआ, ऊपर से खिलाड़ी जल्दी आउट हुआ, आप होल्ड करेंगे, आपने स्ट्राइक को रोटेट करना है, आप तजर्बाकार बैट्समैन हैं, आप दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, तो आपने होल्ड करना था, वहां पे रुकना था, स्टे करना था विकेट के ऊपर। सारे डॉट बॉल खेल रहे थे, आप भी कुछ खेल लेते, विकेट के ऊपर स्टे कर लेते। देखें वो आउट हुए, पीछे हमारे एक महान कप्तान है आगा सलमान, वो आगे, वो खुद परफॉर्मेंस दे नहीं रहे। 7 बॉल्स पे 2 रन। मुझे बताएं दुनिया की कौन सा क्रिकेटर है यार कि जो इस तरह से खेलते हैं, जिसकी मॉडर्न डे क्रिकेट 7 बॉल के ऊपर 2 रन होते हैं? कौन खेलता है इस तरह से? फिर एक और शख्स हम लेकर आ गए, उस्मान खान।
उस्मान खान की तो मुझे आज तक समझ नहीं आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनसे चाहता क्या है, या ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्या चाहते हैं। अब ये यूएई में खेल रहे थे, इन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दी पीएसएल के अंदर, आपने इनके साथ इतनी जल्दबाजी में मुआहदा किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके साथ मुआहदा किया था कि आप यूएई को छोड़ें, ये यूएई के साथ नेशनल टीम के साथ एसोसिएट थे, उन्होंने वहां से छोड़ा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए और आज आप उन्हें कैरी किए जा रहे हैं, और आप कैरी किए जा रहे हैं। उस्मान खान को आपने जगह दे दी, पहले आपने मोहम्मद हारिस को जगह दी थी, रिजवान को आपने बाहर किया हुआ है। आप ना अपने मर्जी के बगैर किसी को लाना नहीं चाहते। आप तो समझते हैं पॉलिटिक्स है जो इस वक्त पीक पर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है खिलाड़ियों के दरमियान में। आपने बात की है रिजवान, मैं थोड़ी कॉन्वर्सेशन को दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ। रिजवान ने कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी पहले बताएं T20 से वायर क्यों किया। नहीं देखें, बिल्कुल वो वैलिड क्वेश्चन है उनका। अगर आप बाबर आजम को कहते हैं कि वो अच्छा खेलते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट ठीक है, तो फिर रिजवान की भी ठीक है। अगर आगा सलमान की ठीक है फिर उनकी भी ठीक है। अगर उस्मान खान की ठीक है फिर उनकी भी ठीक है। अगर ये वाली टीम जो हमारे सामने, मेरे और आपके सामने मौजूद है, जो कल खेली है, पूरी दुनिया ने जिसको कल देखा, अगर ये वाली टीम है तो फिर रिजवान की क्या गलती है? इतने बेहतरीन तो हैं वो। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको नहीं पसंद है, कोई भी वजह है, कोई वजह भी है, तो आप उनसे इख्तलाफ करें, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी के लोगों को डाल दें और मर्जी के लोगों को निकाल दें। ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है उनका, और मैं कहता हूं हिम्मत है मोहम्मद रिजवान की कि उन्होंने ये सवाल कर लिया, वरना बादशाह सलामत के आगे सवाल कौन करता है? यहां तो सवाल करने की परमिशन में नहीं देती। हम सवाल करते हैं, आप हमें बैन कर देते हैं, हम सवाल करते हैं, आप हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। आपने मीडिया को तकसीम कर दिया है। मतलब मैं एक बात बताऊं आपको, पीसीबी छोड़ के क्रिकेट को बाकी तमाम चीजों के ऊपर काम कर रहा है, और रिजवान का जो आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल वैलिड है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से आते हैं जरा। अब ये पहला T20 मैच है, रावलपिंडी में खेल रहे हैं हम, और अब जो हमने गलतियां की हैं, बल्कि इनफैक्ट कल हमने ब्लंडर्स किए हैं, उन ब्लंडर्स को हमने ठीक करना है। इंटेंट हमारी है कि हम करेंगे, और कुछ गलती से जो कि हम हर टूर्नामेंट में, हर मैच में, हर बड़े इवेंट पे कहते हैं, गलतियों से सीखेंगे। वी आर लर्निंग। हाँ, करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप पाकिस्तान वुमेन टीम वाला होगा हाल। वर्ल्ड कप के अंदर मौजूद हैं 8 टीम्स हैं, और आप नीचे से पहले नंबर के ऊपर मौजूद हैं। आप दुनिया की वाहिद टीम में, पाकिस्तान को मैं वुमेन की बात कर रहा हूँ कि आप 8वीं टीम में 8वें नंबर के ऊपर मौजूद है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी हालत भी उन्हीं जैसी होने वाली है। वर्ल्ड कप का साल है, मेरा ख्याल है आपको गलतियों से सीखना होगा। कल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा सलमान कह रहे थे कि अब यही टीम है, यही कॉम्बिनेशन होगा, इसी तरह से चलेंगे। आई थिंक अगर आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, इसी तरह से जाते हैं, तो फिर आपको सीखना होगा, आपको पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल करना होगा। आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। चले, आपने पता नहीं क्या सोच के किया। अच्छा, आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इशू क्या आता है कि आप पिच को रीड नहीं कर पाते। कल आपने पिच को देखा, बॉल बैठ के आ रही थी, फंस के आ रही थी बॉल, और आपके लड़के 2 बोल्ड हुए। आपने पहले उनको 4 लड़कों को बोल्ड किया, उनके 4 खिलाड़ियों को आपने बोल्ड किया, आपने डायरेक्टली विकेट के ऊपर हिट किया, और वो बोल्ड हुए, बॉल फंस के रुक के आ रहा था, बैठ रहा था बॉल, तो आपके लड़के भी वहां पर आउट हुए। आपको सीखना होगा कि पिच किस तरह की है, आपने टीम 11 किस तरह की खिलानी है। अगर आप पिच के मुताबिक अपनी 11 खिलाएंगे, वर्ल्ड कप में तो आपकी पिचेस नहीं होंगी। यहाँ तो आपने अपनी मर्जी की पिच बनाई, आप एक्सपोज हो गए, आप उस पिच को भी प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सके, वो फायदा नहीं ले सके जो लेना चाहिए था। तो वर्ल्ड कप में तो ऐसा नहीं होने वाला। आप श्रीलंका में जाके खेलेंगे, वहां तो स्पिनर्स का सारी गेम होगी, वहां तो बॉल घूम के आ रही होगी, आपको तो आप वैसे ही फंसते हैं सारे इनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के लिए आपको कुछ करना होगा। आपको पॉजिटिव इंटेंट के साथ मोहम्मद नवाज की जो कल की कारकर्दगी है, मेरा ख्याल है इनको इसको कैरी करना होगा, और आपको सीखना होगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट यही होती है। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी मासवाए मोहम्मद नवाज की, कोई खिलाड़ी भी 150 के अराउंड पे भी नहीं गया स्ट्राइक रेट के साथ। आपके बल्लेबाजों को सीखना होगा कि भाई डॉट बॉल नहीं है, डॉट बॉल से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर से डॉट बॉल खेलते हैं, प्रेशर नीचे आता है, नीचे वाले एक्सपोज होते हैं, आउट होते हैं, और आप मैच हार जाते हैं। तो आपको टॉप से पहले 6 ओवर्स में कम से कम 50 रन 60 रन बनाने होंगे। 70 के लिए भी जा सकते हैं, आप 80 के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन जब स्कोर बोर्ड के ऊपर जब आपका 10 का एवरेज लगी हुई है, ऑलमोस्ट 10 की एवरेज लगी हुई है, और आप ऊपर से डॉट बॉल खेलते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई आपकी इतनी एक्स्ट्रा इनिंग्स खेलने वाला कोई शख्स मौजूद है, कोई बल्लेबाज पीछे मौजूद है कि जो आपको जिता देगा। पाकिस्तान को पॉजिटिव इंटेंट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए आप इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे, तो मेरे ख्याल में टाइम है 3-4 महीने, और आप वर्ल्ड कप के लिए ना अच्छी शुरुआत कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच नवीद खोकर, बहुत शुक्रिया। नवीद खोकर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। पहला T20 मैच है जो कि पाकिस्तान हार गया, 2 और मैचेस हैं, और आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। एक आई थिंक ट्राई नेशन सीरीज भी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डिसअपॉइंटमेंट तो है वैसे बात करते हुए,
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब कराची ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की जाने पे एक बड़ा कदम उठाते हुए जी ई चलान सिस्टम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया है। जो शहर में जो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी है उसको यकीनी बनाने की जानिब एक डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव कह लें स्टेप है। सिर्फ इब्तदाई 6 घंटों में जी 2000 से ज़ायद चलान जारी किए गए हैं, जिसमें मजबूरी रकम 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद तजावुज़ कर गई है। ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं या आदादो शुमार हैं, इस बात का संभाव प्रूफ है कि शहरी कवानीन की खिलाफ वर्जी किस हद तक मामूल बन चुकी है। मगर अब ओवर स्पीडिंग से लेकर सीट बेल्ट ना पहनने तक हर खिलाफ वर्जी पर जो कैमरा है उस चीज़ को कैप्चर करेगा, वो उसे नहीं छुप सकेगा। ये जो हम जदीद इकदाम कह रहे हैं, इससे ना सिर्फ जो नज़्म ज़ब्त है उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल होगा, बल्कि हादसात में कमी लाने का भी बाइस बनेगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये निज़ाम कराची के जो ट्रैफिक कल्चर है इसको बदलने में कितना मौसर साबित हो सकता है। बिकॉज ज़ाहिर है जब एक चीज़ आई है उसके फ़वाइद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से लेकर जो एक पैटर्न अवाम का रहता है, एंड वी ऑल नो कि एज ए नेशन हमारे पैटर्न्स रहे हैं कि हमारे लिए कवानीन की खिलाफ वर्जी करना बड़ा मामूली सा हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन ये समहाउ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इस वक्त पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DIG ट्रैफिक कराची हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा इकदाम है इस टेक्नोलॉजी के को यूटिलाइज़ करते हुए ट्रैफिक के एक सिस्टम को बेहतर करने के लिए। हमें थोड़ा सा इस हवाले से डिटेल्स बताइएगा। जी थैंक यू। देखें, कराची जैसे कि आपको पता है इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और इसमें कोई 70 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ एक वक्त में रोड्स पर चल रही होती हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि ह्यूमनली इसको हम मैनेज कर सकें। तो द ओनली ऑप्शन वाज द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी कराची में थोड़ा लेट आई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और जो ट्रैफिक पुलिस मैन्युअली रोड्स पर सिटीजन्स को रोक कर टिकट्स इशू करती थी, उससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते थे। पब्लिक को ज़्यादा एतराज़ था कि छोटी गाड़ियों को वो ज़्यादा रोकते हैं या डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं या इलीगल ग्रेटिफिकेशंस तक की जो है ना प्रॉब्लम्स आती थी, हमें फेस करनी पड़ती थी। अब तो देखें हमने वो सारे पावर्स ख़त्म करके अपने टिकटिंग ऑफिसर्स को सिर्फ ई टिकट इशू करने के पावर्स दिए हैं। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। कराची में इस वक्त 1000 से ज़्यादा कैमरे काम कर रहे हैं, जबकि 10,000 के करीब ट्रैकर्स हैं जो कि हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स जो हैं हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में हमने इंस्टॉल करवाए हैं। उनकी स्पीड हम उन ट्रैकर्स के ज़रिए ट्रैक करते हैं और अगर कोई ओवर स्पीड करता है तो उसको टिकट इशू होता है। इसी पुलिस का जो था, ट्रैफिक पुलिस का खौफ ख़त्म हो चुका था। वो रुकते कुछ लोग नहीं थे या फ़ाइन्स बहुत कम होते थे, तो दे वुड हैबिचुअली पे द फाइन्स। अब जो है कम से कम कैमरों का खौफ होगा लोगों को, कहीं पे भी कैमरा हमें देख सकता है। सेकेंडली उस खौफ की वजह से उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वो उसको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बिहेव करेंगे। और अल्टीमेटली जो फाइनल इसका मेन स्ट्रोक है वो है अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल। ये पहले डिस्क्रेशन थी, सवाबदीद थी, वो ख़त्म हो चुकी। अब जो यानी कि जंप करेगा रेड लाइट को या कोई भी ट्रैफिक लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा, वो अकाउंटेबल ठहरेगा। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। It will take some time to take roots, but ultimately this is the solution. Definitely it will take some time because आपने जो अभी पीर मोहम्मद शाह से बात की है, ये आवाम को एतराज़ रहा है हमेशा से कि जब मैनुअली टिकटिंग होती है, इस तरह का होता है, तो उस पर बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। बट अब आवाम को भी इस चीज़ के ऊपर लेकर आना, बिकॉज ये इतने सालों का मसला है सर कि लोगों का एक पैटर्न या बिहेवियर भी बन जाता है कि मैंने जैसे कहा कि बहुत मामूली समझते हैं कोई भी कानून को तोड़ने का। हम समझते हैं इसके को इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारी ज़िंदगियों पे या ओवरऑल एक सोसाइटी पे, बट इसमें अवेयरनेस फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। नो डाउट यही वजह है कि हमने फॉर द लास्ट 4 months हमने पूरी प्रॉपर फुल थ्रॉटल पर अवेयरनेस कैंपेन की। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ट्रांसपोर्टर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और हर तरह के जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे उनको हमने ऑन बोर्ड लिया। रोड्स के ऊपर हमारे जो आर्टिस्ट थे, हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स थे, उनके थ्रू हमने मैसेजेस लोगों तक डिलीवर किए। गाड़ियों में पैम्फलेट्स, हैंडबिल्स, ब्रोशर्स सब हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो इसी उसके एक माहौल बना।
अब जो है ना लोगों को चाहिए कि देखें अब आपके ऊपर है, हमने तो आपके ऊपर ट्रस्ट करके अपने ऑफिसर्स से टिकटिंग पावर्स छीन लिए। अब दिस इज़ नाउ अप टू यू कि आप यू बिहेव लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और अपनी जेब पर बोझ ना बने। और फिर ये कानून क्यों है ये देखें आप, इसकी जो स्पिरिट है उसको समझना चाहिए कि दिस इज़ फॉर द ईज़ एंड सेफ्टी ऑफ एवरीवन। यू हैव व्हेन यू रिस्पेक्ट द लॉ यू आर एक्चुअली जो रिस्पेक्टिंग द फेलो सिटीज़न जो कि रोड के ऊपर आपके साथ कम्यूट कर रहा है। हमारा कराची का बहुत बड़ा मसला था एक्सीडेंट्स का, वो इससे काफ़ी हद तक कवर होगा और अल्टीमेटली जो ईज़ ऑफ ट्रैवल है वो इससे बढ़ेगी जब आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर आप कोई गलती करते भी हैं तो आपको टिकट जो है घर पर आपको डिलीवर होगा, तो अल्टीमेटली दिस विल बी अ विन विन सिचुएशन इंशाल्लाह फॉर श्योर। अच्छा, आपने एक्सीडेंट्स का जिक्र किया है सर, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी बिकॉज़ हमने कराची जैसे बड़े शहर के अंदर ये जो डंपर से टक्कर के वाक़यात बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हैं पिछले कुछ अरसे में, और उस पर भी आई बिलीव चैलेंजेस रहे हैं इम्प्लीमेंट कराने के लिए कि उनकी एंट्री से एग्ज़िट तक और सारे मामलात, और फिर उनको लोगों जो ज़िम्मेदारान हैं उनको पकड़ना भी एक चैलेंज रहा है। इसके लिए कोई ऐसी स्पेशल स्ट्रैटेजी इसी प्रोजेक्ट के तहत आप लोगों ने बनाई हो? जी हाँ, देखें जो एक्सीडेंट्स थे उसके लिए हमने KRAT कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम उसको हमने रेज़ किया फ्रॉम नोवेयर, उनको ट्रेन कराया NED यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल कोर्सेज करवाए और अब वो माशाल्लाह एक प्रोफेशनल यूनिट है जो हर फेटल एक्सीडेंट को कवर करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके रीज़न्स जो हैं वो एक ऐप के ज़रिए सेंट्रल डेटा बैंक में वो भेजते हैं। जब उसको हमने रेज़ किया तो इशूज़ समझ में आए कि ओवर स्पीडिंग इज़ द मेन कॉज। तो अब हर गाड़ी को हम शायद देख ना सकें तो हमने ट्रैकर्स इंट्रोड्यूस किए, लॉ में अमेंडमेंट करवाई। अब हर बड़ी गाड़ी, भले वो ट्रक हो, ट्रेलर हो, डंपर हो, टैंकर हो, बस हो, छोटी बस हो, मज़दा वैन हो, अब दे आर बाउंड कि वो ट्रैकर्स अपने इंस्टॉल करेंगे और उनका जो एक्सेस है वो ट्रैफिक पुलिस को देंगे और वो इंस्टेंटेनियसली मोमेंटरीली आपको बता रहा होता है हमें कि आज कितनी गाड़ियां जो है 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चल रही हैं, तो फिर उनको टिकट्स इशू हुआ करेंगे इस नए सिस्टम से। अगर आप एक गाड़ी जो कि 60 और 70 पे चल रही है उसको आप नीचे ले आते हैं 30 पर, तो नेचुरली एक्सीडेंट्स जो है उसके अंदर एक सी बड़ा फ़र्क आएगा। और इस सिस्टम की एक ख़ास बात यही है कि ये जो ट्रैकर का जो मैकेनिज़्म है वो फ़र्स्ट एवर है पूरे पाकिस्तान में। CCTV के ज़रिए, कैमरोज़ के ज़रिए तो ट्रैकिंग होती है, टिकट्स जनरेट होते हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन हमारा एक नोवेल आइडिया था। इंशाल्लाह ताला वो इम्प्लीमेंट हुआ है और उसका इम्पेक्ट भी आएगा। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से पीर मोहम्मद शाह साहब आवाम को, कराची के लोगों को आपकी ये जो नई एक समहाउ प्रोजेक्ट है, एक ऐलान है और एक कदम है, इस पे कुछ कहना चाहें? देखें, रोड्स के ऊपर जब हम मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ये एक्चुअली हमारी कौम के करैक्टर की अक्कास होती है हमारी मूवमेंट, और हमने मिलकर ही इसको कामयाब करना है। ये नहीं हो सकता कि हम ट्रोलिंग करें और मजाक उड़ाएं और ख़ुद को चेंज ना करें और ये बस विश करें कि सिस्टम अच्छा हो जाए हमारा, बाहर की मिसालें दें लेकिन ख़ुद चेंज ना करें अपने आप को। इसी चैरिटी बिगिन्स एट होम। आपको सब पहले ख़ुद को ठीक करना है। लाइसेंस लें, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन करवाएं, अगर करें आते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और वन वे वायलेशन ना करें। ये 8-10 मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी भी लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी और हमारी टिकट्स भी इशू नहीं होंगी। सो लेट्स वर्क टुगेदर टुवर्ड्स दिस बिगर गोल ऑफ ब्रिंगिंग अ चेंज इन द कल्चर, ओवरऑल कल्चर ऑफ आवर नेशन। इंशाल्लाह फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच पीर मोहम्मद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह हमारे साथ मौजूद थे। जी, कराची ट्रैफिक पुलिस ने अब कैमराज इंस्टॉल कर दिए हैं। अगर आप कोई भी वायलेशन करेंगे, चाहे वो सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, रेड लाइट है, एनीथिंग, ओवर स्पीडिंग, आप चलान आपके घर आएंगे। वो मैनुअली जो टिकटिंग पे आवाम को भी एतराज़ होता है उस सिस्टम को भी समहाउ ख़त्म कर दिया गया है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। हाल ही में जी लाहौर में माहौलियाती शऊर की बात कर ली जाए, शजर दोस्ती की बात की जाए, इसकी खूबसूरत मिसाल सामने आई जब कैंट के इलाके में तकरीबन 1.5 सदी पुराने बरगद के दरख्त को मकामी कम्युनिटी ने काटने से बचाया। एक निजी बेकरी की जानिब से जी इजाज़त लेकर तारीखी दरख्त की कटाई शुरू की गई, मगर जो शजर दोस्त शहरी थे उनके बरवक्त एहतजाज ने ना सिर्फ ये अमल रुकवा दिया बल्कि जो दरख्त है इसके बाकी मानदा तने को भी अलामती तौर पर मरहम पट्टी भी की गई। समाजी कारकुनान ने जी दरख्त के ज़ख्मों पर हल्दी का लेप किया, बल्कि वैसे ही जैसे पुराने वक्तों में जब हम ज़ख्म भरने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते थे, ये दरख्त जी लाहौर की ना सिर्फ तारीख़ और फितरी हुस्न का गवाह है बल्कि शहर की जो फ़िज़ाई आलूदगी है इसके बढ़ते हुए बहरान में भी माहौल की बका के लिए बहुत अहमियत। अब सवाल ये है कि लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ पर तरक्की और तामीराती मनसूबों के नाम पर तारीख़ी और माहौलियाती अहमियत के हामिल दरख्तों की हिफाजत मुमकिन है, और ये जो दरख्त काटे जा रहे हैं इनका कोई ऑल्टरनेट हम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं आगाज़े शहर के, जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और आवाम के अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं और सारे मामले को इन्होंने ही देखा है। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ज़रा बताइएगा थोड़ा सा बैकग्राउंड इस दरख्त का, ये जो भी कटाई का मामला हुआ इसको कैसे आप लोगों ने सेव किया? बेसिकली हमें भी जैसे अवेयरनेस आवाम की तरफ से हमें तस्वीरें कुछ आई कि एक दरख्त जो है ये किसी निजी बेकरी जो है उसके बाहर कट रहा है, तो उसी दिन फजर के वक्त हमें ये रिपोर्ट पहुंची है। हम 8 बजे हम सारे वहाँ पर थे और वाक़तन ही दरख्त के साथ जो हो रहा था वो बहुत ख़तरनाक था हमारे लिए देख के और सुन के। हमारी जो कम्यूनिटी है शजर दोस्त कम्यूनिटी, उसमें तो वो जो मैसेज चला था वो ये था कि हमारे साथ जुल्म हो गया है, यानी कि हमारे घर में जैसे कोई फौतगी नहीं हो जाती, हम ये सोच था हमारी उस कम्युनिटी में। और हम सारे जो है सुबह सुबह अपनी अपनी सतह पे जहाँ किसी का ताल्लुक़ था वो उसको मैनेज कर रहा था कि इसको बचाया जाए, इसको बचाया जाए। मैं वहाँ पर क्योंकि लाहौर में मैं मौजूद था, बाकी मेरे दोस्त मुख्तलिफ एरियाज़ में मौजूद थे, वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पर जाके सबसे पहले जो है वो वहाँ पर जो कंटोनमेंट बोर्ड के लोग हैं उनसे मुलाकात की। मैंने कहा आप किस लिए काटना चाहते हैं इस दरख्त को, वजह क्या है? उन्होंने कहा जी ये जो बेकरी है इसकी छत पर इसके तने जा रहे थे और उसको नुकसान पहुंचा रहा था। मैंने कहा जितना ये कट चुका है अब ना ये किसी को नुकसान पहुंचा सकता है और ना ये नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में है, और इसलिए इसको अब मज़ीद ना काटा जाए। उनकी मेहरबानी, उनका तामुन, और मैं यहाँ पे नाम भी जिक्र करना चाहूँगा, राना काशिफ साहब हैं जो CEO हैं कंटोनमेंट बोर्ड के। उन्होंने फ़ौरन अपनी टीम को कहा कि जहाँ तक कट गया है अब आप मज़ीद ना काटा जाए, रोक दिया जाए। उन्होंने भी शजर दोस्ती का एक सबूत दिया और उसका फिर रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमारी सिविल सोसाइटी भी वहाँ पर पहुँच गई अल्लाह के फजल करम से। उन्होंने भी इस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की और सोशल मीडिया पर आपके सामने सारा कुछ। और जब हमें उनकी तरफ से हुक्म आर्डर आ गया कि आप इसको जो है ना रिस्टोर करना चाहते हैं तो कर लें, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक ये था कि हम इस पौधे को यहाँ से निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर दें, और जब हमने उसको देखा उसका तना 150 साल का पौधा है और बहुत बुज़ुर्ग है, और हमने कहा इसको निकालेंगे तो ये निकालना भी बहुत मुश्किल है और तकलीफ़ दे अमल होगा इसके लिए भी, क्योंकि साइंस के मुताबिक ये है कि पौधा जो है वो स्ट्रेस भी फील करता है, खुशी भी फील करता है, वो रोता भी है, हंसता भी है। बिल्कुल सही। और उसको फील वो लोग करते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। तो हमने कहा कि इसको हम निकालेंगे तो ये मज़ीद जो है ये शायद स्ट्रेस में कहीं और ना चल सके, तो हमने गुजारिश की कि इसको अब ये आपकी बेकरी को, आप किसी एरिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो हम इसको यहीं पर ही स्टोर कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बात को मान लिया और उन्होंने कहा जी ठीक है आप इसको यहीं पर ही। फिर जो मरहम पट्टी की गई है ये कोई अलामती मरहम पट्टी नहीं होती, क्योंकि हम फील्ड के बंदे हैं, हमें अंदाज़ा है जिस तरह ज़ख़म होता है तो हमारे बुज़ुर्ग जो क्या किया करते थे उस पर हल्दी लगा दिया करते थे, कोई चोट लग जाती थी उस पर हल्दी लगा दिया करते थे, वो सुबह तक ठीक हो जाया करता था। हम भी अभी ऐसे ही करते हैं। तो ये जो हल्दी है इसका ये एक तरियाक है, यानी एक बहुत बड़ा इलाज है। ये हर मज़हब में हर इलाके में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी वही किया और उसको जो है वो क्योंकि हम पहले ये काम कर चुके हैं, 20 दरख्तों को हम बचा चुके हैं। पीपल बाबा के नाम से हमारी एक स्टोरी इतनी वायरल हुई जो BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, हर चैनल ने उसको उठाया। क्यों? वो भी हमने इसी तरह एक पौधे को बचाया था, वो 50 साल का पीपल का पौधा था। तो हमने इसको मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी जो है करने के बाद जो है हम लेप करते हैं,
वो कई लोग कहते हैं जैसे वो शादियों पे करते नहीं, पहले वो दुल्हन को लगाते हैं, आप तो वो कर रहे थे उसके साथ। मैंने कहा वो एक स्ट्रेस में था, उसको निकालने के लिए ज़रूरी था कि हम उसको पहले लेप करें, लेप करके हल्दी का लेप करते हैं, लेप करने के बाद मलमल का कपड़ा होता है उसको उसकी पट्टी कर देते हैं। और इसका मेन मकसद ये होता है कि इसके जो स्ट्रेस कम हो, नंबर 2 पे इस पर फंगस ना लगे, और नंबर 3 पे ये दोबारा जो है ये चल सके। और ये तीनों काम जो है ये ज़रूरी होते हैं। अब उसकी ये है कि हम ये तो हमने वो ज़ाहरी काम जो आपको नज़र आ गया। इसके अलावा जो अगर इसका तना निकला हुआ हो तो वहाँ पर हम जो है वो स्प्रे करते हैं, बाकायदा तौर पर हमारे पास स्प्रे होता है, वो भी एंटीबायोटिक स्प्रे होता है, ताकि इसकी जो है ना वो अगर फंगस वगैरह लगी हुई है तो उसको हम ख़त्म कर सकें। ये पूरी साइंस है, और ये समझ लें कि हमारी एक फैमिली होता है पौधा, और हम इससे ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अच्छा अब्दुल्वासिफ साहब, ये आपने जैसे कहा इससे पहले भी आप कई दरख्तों को ये कर चुके हैं रेस्क्यू, अब एक कल्चर बन गया है कि हमने कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर कोई हमें दरख्त लगता है 100 साल पुराना है, सदी पुराना है, हम उसको फ़ौरन काट देते हैं ये सोचे बगैर कि इसके ऑल्टरनेट पे हमारे पास कुछ नहीं है, और एक दरख्त को इतने साल और इतनी सदी लगती है इतना बड़ा होने में। तो आप क्या समझते हैं कि ये ऑल्टरनेट के लिए हमें अवेयरनेस देनी है, और ऑल्टरनेट तो आई गेस नहीं हो सकता इतने बड़े और पुराने दरख्त का? मैडम देखिए, स्मोक का जो आज का सीज़न चला हुआ है, पाकिस्तान लाहौर खासकर जो है ये जो एयर क्वालिटी है सबसे ख़तरनाक एयर क्वालिटी लाहौर की है। दिन 2 बजे का 12 बजे का चेक कर लें, दिन 2 बजे का चेक कर लें, बहुत ख़तरनाक। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक मसनूई ऑप्शन है, एक कुदरती ऑप्शन है। मसनूई ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि जो मैडम मरीम नवाज साहबा कर रही हैं कि गन्स ला के, एयर गन्स ला के उसके साथ वो स्प्रे वगैरह करती हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, ये भी एक ज़रूरत है। दूसरी बात जो है वो ये है कि हम जो असल काम है वो शजरकारी है। इस स्मोक को रोकने का सबके पास जो कुदरती हल है वो शजरकारी है, और उसको अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे, उसको फ़रोग नहीं देंगे, तो फिर ये मसाइल क्रिएट होंगे हमारे माशरे में। तो उसके लिए जो है अब आप कहते हैं अल्टरनेट, अब पौधा जब ये देखें, ये तो ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्शन होनी है दुनिया में। अब लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो कंस्ट्रक्शन तो होगी और उसकी ज़रूरत भी है। और उसका अल्टरनेट ये है कि हमारे पास इतने बड़े दिमाग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, इतने महकमे बैठे हैं, उनको बिठा के क्या हम ये नहीं कर सकते कि उन्हें कह दें कि जहाँ से हमने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है वहाँ पर कोई दरख्त मौजूद है तो उसको हमने वहाँ से शिफ्ट कैसे करना है। ये कोई ज़्यादा इसमें बजट नहीं लगता। अगर हम उसमें उसका बजट रख लें, मिसाल को 10 दरख्त हैं, 10 दरख्त शिफ्ट करने में कितना बजट लग जाना है। जब आप अरबों रुपए की बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसको अगर कर लें तो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो दरख्त वहाँ से शिफ्ट भी हो जाएगा, और इंसान दोस्ती भी बन जाएगी, और शजर दोस्ती भी आपकी बन जाएगी। और दुनिया में जो माहौलियात के मसाइल हैं उस पर भी काबू पाया जा सकता है। एक दरख्त मैडम जो है वो 100 साल का होता है, और आप लोग कहते हैं जी हम इसको काट किसी का पे 1000 दरख्त लगा देंगे। क्या आप ये कह सकते हैं कि वो जो आपने 1000 लगाए हैं वो उनमें से कोई 100 साल का होगा? ये मुमकिन ही नहीं है, जो हालात बनते जा रहे हैं। इसीलिए ये जो बड़े दरख्त हैं उनको बचाना, उनको सेव करना, और उनको वो बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे अपनी PC1 जो बनाते हैं जब कोई बिल्डिंग का, तो उसमें ये रखें अगर दरख्त वहाँ पर आएंगे तो हमने उसको किस तरह, कई जगह पे अच्छे साइन भी आए हैं कि उन्होंने बचाए भी हैं, शिफ्ट भी किए हैं, लेकिन अक्सर जो है वो नेग्लिजेंसी करते हैं लोग, और वो अपनी जान छुड़वाने के लिए कि इतना खर्चा कहाँ से करेंगे, ये कहाँ से होगा, ये कैसे होगा, वो उसको वहाँ से कटवा के फेंक देते हैं। मैं कल जो है वो रोड से गुजर रहा था और मुझे दुख हुआ इतना कि रोड के दरमियान में इतना खूबसूरत पौधा जिसकी उम्र तकरीबन कोई 45 साल थी, और वो बोर्ड का दरख्त पौधा था, और वो चलने वाला पौधा। बोर्ड का मैडम ये है कि ये बोर्ड का पौधा जो है वो आप उसकी कोई कॉम्पल भी लगा दें वो चल जाता है। जिसकी जड़ें मौजूद हैं उसको उन्होंने रोड के दरमियान में फेंका हुआ था। मैंने पूछा ये क्या, क्यों फेंका है? उन्होंने कहा जी ये गिरा था, इसको उठाने के बजाय उन्होंने आके इसके ऊपर आरियाँ चढ़ाई, इसको ख़त्म किया, और इसका जो सारा कुछ लेके चले गए और इसको रोड के दरमियान में फेंक कर चले गए। मैंने फिर उनके जो मुतल्लिका अफसरान थे उनसे बात की। मैंने कहा ये आपने क्या किया है, सही इतना बड़ा जुल्म क्यों करते हैं आप? और अगर आप नहीं कर सकते, हमें सिविल सोसाइटी है, हमें बताएं, हम आते हैं आपके साथ मिल के खड़े होते हैं, आपके साथ ताउन करते हैं, और उसको हम बचा लेते, और बचते भी हैं दरख्त, और शिफ्ट भी हो सकते हैं। इतनी मैडम हमारे पास स्पेस है दरख्तों को लगाने की, बचाने की, लेकिन हम इस बात पे अड़े हुए हैं जी इस पे अब वो मंजूरी लेनी पड़ेगी, उधर से ये करना पड़ेगा। फिर जब ये हो जाता है, फिर जैसे ये नजीब बेकरी वाला मसला हुआ है, जब सिविल सोसाइटी एक्टिव हो जाती है, फिर हम कहते हैं जी ये तो हमारे जो है ना वो हमारी इंटरफेयर कर रहे हैं। इस पर इंटरफेयर नहीं हो रहा। आप पहले सोच लें,
अब मुझे कल हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा मैसेज मसूल हुआ कि आप इस पे आके यहाँ पर आकर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो वहाँ पर एक कोर्ट बना हुआ, वहाँ पर एक बेंच बना हुआ है, उसके सामने पेश हो। मैंने कहा जी हमारा काम वहाँ पर बेंचों के सामने पेश नहीं होना, हमारा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना। हमने आवाम में अवेयरनेस क्रिएट की है और अल्लाह का फजल है कि वो रिस्टोर भी हो गया है। उसके साथ एक और हमें फ़ौरन फिर कॉलें आना शुरू हो जाती हैं। जी मुझे ब्रेक लेनी, क्विकली बता दें, आप बता दें, कंप्लीट कर लें अपनी बात। अभी हमें एक और कॉल आई, करीम ब्लॉक में हमारा एक पौधा है, ठीक है, और वो भी गिरा हुआ है। वही तस्वीरें, इतना खूबसूरत मैडम पौधा था कि उसको देख के जैसे मासूम सा पौधा। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर गए, हमने महकमे वालों को, PHA वालों को हमने कहा मेहरबानी करें इसको उठा लें। 1 घंटा लगा, 1 घंटे में पौधा खड़ा कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत वो वहाँ पर खड़ा है। अब कभी आप वहाँ पर आप गुजरना हो, गोल चक्कर से आपको नजर आ जाएगा जो भी नाज़रीन। नहीं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम रियली ग्लैड कि आप जैसे लोग सोसाइटी में मौजूद हैं और इस तरह से करें जैसे आपने ये दरख्त बचाया और कई दरख्त आप बचा रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है जी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इतनी पुरानी चीज़ों को, इतनी यूज़फुल दरख्तों को हम काट रहे हैं, ना हमारे पास ऑल्टरनेट है, ना हम उसके ऊपर सोच रहे हैं, ना प्लानिंग करें। तो अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे हैं, कोई रोड देख रहे हैं, तो ये नेशन के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी, इंडिविजुअल के अंदर भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए। हम ब्रेक लेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। दुनिया के हर बड़े आज़म की सबसे बुलंद चोटी को सर करना, ये वो चैलेंज है जो दुनिया भर में सिर्फ चंद ही अफराद मुकम्मल कर पाते हैं और अब इस फहरिस्त में पाकिस्तानी जो को पैमा है उनका नाम भी शामिल हो चुका है। पाकिस्तानी को पैमा जी असद अली मेमन ने कॉन्टिनेंटल ओशियाना की बुलंद तरीन चोटी सर करके आलमी सतह के ऊपर मशहूर 7 समिट चैलेंज मुकम्मल कर लिया है। असद अली मेमन ने जी ये सफ़र 2019 में यूरोप की माउंट एल्ब्रस से शुरू हुआ था और मुख्तलिफ बड़े आज़मों की मुहिमात के बाद बिलाखिर उन्होंने 2025 में कामयाबी की एक नई मिसाइल भी कायम की है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ये वो कारनामा सर अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी हैं और आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं और ज़रा हम इनके इस माउंटेनियर के सफ़र को जानने की कोशिश करेंगे। ये जो पैशन है, ये जो मेहनत है, कब से इसका आगाज़ हुआ। अस्सलाम वालेकुम असद, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरी कहानी को हाईलाइट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया और हमें बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से बात करके जो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। असद हमें ज़रा ये बताएं, अपना ये जो आपका 7 समिट चैलेंज था, ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये आपको शौक कब से था? मैम आज से 10 साल पुरानी बात है, जब हम थोड़े से छोटे होते थे। तब से कुछ नया, कुछ हटके, कुछ एडवेंचरस उस खित्ते में करने का शौक था जिस खित्ते में सिर्फ क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल को देखा और माना जाता था और पार्टिसिपेट किया जाता था। 10 साल पहले एक शौक पैदा हुआ, एक के यार एटलीस्ट लेट्स गो टू द माउंटेन्स। इत्तेफाक से जाना हुआ, इत्तेफाक से सारी चीज़ें हुई। स्टार्टिंग ऑन इस्लामाबाद का सफ़र था मेरा, मुझे अभी भी याद है जब हम ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमने गए और आज से 10 साल पहले 2016 के आसपास। तो वहाँ से इस पूरे सफ़र का, इस मेरी माउंटेनियरिंग की जर्नी का आगाज़ हुआ। और या आपका सवाल कि जी ये एक बाई चांस था, नो आइडिया। हम अगेन उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे 95% लोग क्रिकेट को देखते हैं, फिर बच्चे कुछ जो परसेंट है वो फुटबॉल और हॉकी की नज़र हो जाता है। तो माउंटेनियरिंग की अवेयरनेस, ऑडियंस बहुत कम है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद इस फील्ड में आके ये सारी चीज़ें करना मेरे लिए इट्स लाइक अ ड्रीम। दैट्स अमेजिंग। अच्छा असद मुझे ये बताएं, पहला समिट आपका कौन सा था और जब आप उस पर गए वो एक्सपीरियंस कैसा था, और फिर बाकी हम आपके जर्नी पे भी बात करते हैं। मेरा पहला समिट पाकिस्तान में था। इस मिशन से पहले भी मैं इस कोपएमआई के सफ़र में गामजन हूँ। ये मिशन तो मैंने 2019 में, जैसा आपने खुद बताया, लेकिन 19 से पहले भी 3 साल तक ट्रेनिंग की मद में, कुछ एक्सपीडिशंस की मद में मैं पाकिस्तान में क्लाइंबिंग करता रहा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी की पहली चोटी जो थी वो 6000 मीटर की थी, जिसको मिंगलिक सर कहते हैं। बहुत मज़ेदार पीक है, हुंजा में वाक़ है ये। थोड़ा सा आगे पीछे आप हुंजा से जाएंगे तो वो मेरी पहली थी। वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंब्स आई हैव एवर डन
anybody from Sindh has ever done. So it's not about people living in Gilgit and Iskardu and they are going के जी 6000 मीटर पे जाना है. आज से पहले पाकिस्तान की तारीख, whatever साल हमारे पाकिस्तान को बने हुए हैं, सिंध से किसी ने पहाड़ों का रुख नहीं किया. So that was something, differentiating me from all those people living in the north. So उस आगाज के बाद मैंने कहा कि यार जी ठीक है जी, हम कर सकते हैं. एंड देयर वाज नो गोइंग बैक. माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग. अच्छा असद, आपने कहा कि आपने पहले पाकिस्तान से इसका आगाज़ किया. 2019 में जो आपका जर्नी शुरू हुआ था 7 समिट्स चैलेंज का, अभी तक की आपकी जो समिट्स रही हैं, एक्सपीडिशंस रही हैं, उसमें सबसे चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग कह लें या थ्रिलिंग कह लें, वो कौन सी थी? मैम, हर पहाड़ की अपनी खुसूसियत है. यू कैन नॉट कंपेयर ये वाली पीक जो मैंने अभी रिसेंटली की विद अंटार्कटिका. पाकिस्तान से क्या, पूरी दुनिया से अंटार्कटिका 400 लोग गए हैं. हम अभी 8 अरब हो चुके हैं. इस पूरी दुनिया में 8 अरब लोगों में से 400 लोगों का अंटार्कटिका जाना, उसमें 1-2 पाकिस्तानी होना, कितनी फख्र की बात है. तो वहां पे जाके उसको क्लाइंब करना, उसकी अपनी खुसूसियत, अपनी डिफिकल्टीज, अपना उसका वो होगा. उसके अलावा एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, उसको सर करना वो एक अपना एक चैलेंज है. अमेरिका में जब आप जाते हैं तो वहाँ की जो क्लाइंबिंग होती है, वहाँ पे कोई असिस्टेंस नहीं होता, वहाँ पे लोग आपको मदद करने के लिए नहीं होते. तो इस पूरी जर्नी में, इस 7 समिट्स और उससे पहले, हर पहाड़ ने मुझे कुछ सिखाया है, कुछ डिफिकल्टीज मिली हैं, लेकिन मज़ा सब में आया. ओब्वियसली बिकॉज आई हैव बीन सक्सेसफुल हर समिट पे अल्हम्दुलिल्लाह. और लेकिन अगर हम बाय एंड लार्ज बोलें तो मेरी सबसे मज़ेदार पीक एवरेस्ट है. और ऑफ कोर्स उसकी वजह यह है कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, आज से पहले किसी ने की नहीं है हमारे इस खित्ते से. और ओवरऑल पाकिस्तान से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने की हो. तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने एवरेस्ट को किया था, वही मेरे लिए टॉप ऑफ द लिस्ट है. दैट्स अमेजिंग. असद, मुझे मतलब ज़ाहिर है मैं बहुत सारे ऐसे लोगों का इंटरव्यू करती हूँ, बट आई बिलीव कि अंटार्कटिका का लफ्ज़ सुन के ही मैं थोड़ी डरी हूँ, क्योंकि जो वहाँ पे आई बिलीव चैलेंजेस होंगे और जो आपने अभी बताया भी है. अच्छा, माउंटेनियरिंग आपने भी कहा जब आपने स्टार्ट की थी बड़ा कम रुझान था, लोग हॉकी, क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं. बट आई एम रियली ग्लैड कि विद टाइम अब बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे यंगस्टर्स, दे आर इंटरेस्टेड एंड दे आर पुटिंग सो मच एफर्ट, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पे काम करें और बैक टू बैक समिट्स करें. ये चेंज आपने जब एक्सपीरियंस किया ओवर टाइम, जब आप स्टार्ट कर रहे थे और अब आप लोगों को देखते हैं, आपको कितनी एक्साइटमेंट होती है, या आपको कैसे लगता है कि क्या ये अवेयरनेस या ये जो इंटरेस्ट है ये स्लो है या नहीं, वी आर इन द राइट डायरेक्शन? वी आर इन अ परफेक्ट डायरेक्शन मैम. एवरीथिंग टेक्स टाइम. मेरे टाइम में आज से 8-10 साल पहले देयर वाज नो रोल मॉडल फॉर मी टू सी. यू कैन नॉट आइडियलाइज समबडी लिविंग इन गिलगित, क्योंकि हम रहते हैं जीरो पे, वी लिव इन साउथ. सो फॉर मी टू आइडियलाइज समबडी दैट हैज टू बी विद इन माई बाउंड्रीज, राइट? क्योंकि हमने फिजिकली उस हिसाब से होना है. तो मेरे टाइम में रोल मॉडल का ना होना, मेरे टाइम में सोशल मीडिया की अवेयरनेस ना होना. आजकल हम देखते हैं कि जी किसी ने K2 सर किया, वो फ़ौरन से वीडियोस की फेसबुक पे आ जाती है, इंस्टाग्राम पे आ जाती है, यूट्यूब पे हम उसकी वीडियोस देखते हैं. 10 साल पहले इंटरनेट थी, लेकिन इतनी फाल और इतनी रील्स का ज़माना नहीं था, AI का ज़माना नहीं था, तो नॉलेज भी नहीं मिलती थी. मिसाल के तौर पे अगर आप अभी AI से पूछेंगे कि K2 के बेस कैंप में आपने जाना है, तो AI आपको 3 सेकंड में बता देगा कि हाउ टू गो टू द K2 का बेस कैंप. मेरे टाइम में ये नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये सारे एफर्ट्स करना, ये मेहनत करना, और ये मेहनत का फल हासिल करना वाज समथिंग वेरी मज़ेदार. अब मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट 10 years, मैं ये देखता हूँ कि ये तो पाकिस्तान में कुछ हालात हुए थे 2022 में या 21 में, आपको अगर याद हो, अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था सतपारा. उसने एक ट्रिगर किया अवेयरनेस माउंटेनियरिंग की. पहले लोगों को पता ही नहीं था कि माउंटेनियरिंग एक स्पोर्ट्स भी है, एक शौक भी की हद तक तो लोग इसको करते थे, बट एज अ प्रोफेशन. आने वाले 10 सालों में आप क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल और दीगर जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनके साथ माउंटेनियरिंग का मुकाबला देखेंगी. आप सिंध में लोग देखेंगी जो क्लाइंबिंग में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी. गिलगित और नॉर्थ से तो ऑलरेडी करते हैं, लेकिन हमारे खित्ते से जो गर्मियों के लिए मशहूर है, वहाँ पे आप लोग देखेंगी जो सर्दियों में जाएंगे और बर्फ़ के साथ इंटरेक्शन करेंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे. तो मेरे लिए फ़ख्र की बात इसलिए है कि मैं किसी का रोल मॉडल आगे जाके बनूंगा. जो चीज़ मेरे पास नहीं थी, अब वो मेरे
वसीले से या मेरे शेप से नौजवानों के पास होगी। कल को कराची से कोई और बंदा अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करेगा कि देखें जी, आप पहले मुझे मना करती थी क्योंकि मैं कराची से हूँ, आई कैन नॉट गो टू एवरेस्ट, असद तो चला गया। तो नाउ दोज पेरेंट would be more willing to send their child। खवातीन, लड़कियां किसी से कम नहीं है, सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म की कमी थी। अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, कोयटा से मुझे 12 साल की बच्ची ने एक मैसेज किया कि हम आपकी वीडियोस देखती हैं और हमें भी K2 पे या एवरेस्ट पे जाना है, आप हमें गाइड करें। कोयटा, नॉट फ्रॉम कराची, नॉट फ्रॉम लाहौर, नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद। ये दिन ब दिन मुझे तो बहुत खुशी होती है लोगों को गाइड करते हुए, बताते हुए, और मेरी वजह से अगर दे आर मोटिवेटिंग देयर पेरेंट्स एंड दे आर इनकरेजिंग मोर पीपल टू कम इनटू दिस स्पोर्ट्स, इससे ज़्यादा चीज़ मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल, और आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं कि आपने सिंध से ऐसे इलाकों को अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को उस काबिल किया कि आपने इतने बड़े बड़े समिट्स किए हैं। थैंक यू वेरी मच असद, बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू, और आपके जो भी प्लान्स हैं अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे, आप इसी तरह से कामयाबियाँ समेटें। असद अली मेमन हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, कहते हैं कि जो सेहतमंद दिमाग है वो सेहतमंद जिस्म के अंदर ही नशोनुमा पाता है, और इस्लामाबाद के शहरियों ने इस राज को बखूबी समझ लिया, और वहाँ के शहरी अब एक बहुत बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ पार्क्स में सुबह एक्सरसाइज, वॉक और योगा करते हुए नज़र आते हैं। इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान मुगल हमें बता रहे हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है, और इसी सेहत के ख़जाने को तलाश करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो तफरीही मकामात हैं न सिर्फ उनका रुख करती है, बल्कि हमने देखा कि जो वफाकी तरक्याती इदारा है CDA, उसके ज़ेर एहतमाम जो चलने वाली जो पार्क्स हैं वहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो मौजूद है। ख़वातीन भी हमने देखा कि यहाँ पर वॉक के लिए आती हैं, यहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, वहाँ पर साइकिलिंग की जाती है, और उसके साथ यहाँ पर जो है ना जॉगिंग की जाती है, योगा क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। और यहाँ पर हमने देखा कि जो मुअम्मर अफराद हैं, मुअम्मर शहरी हैं, वो भी इस सेशन का हिस्सा होते हैं, और इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बताएं क्या समझते हैं कि सर्दियों की जो सुबह होती है, अपना बिस्तर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, कितनी मुश्किलात से गुजर कर यहाँ पर पहुँचते हैं? पहले एक तस्दीक करूँगा कि यहाँ मुअम्मर कोई नाम है ही नहीं, उसको बिल्कुल निकाल देते हैं। ये सारे यंग लोग हैं, ये सारे माशाल्लाह, ये सबसे पहले दिमाग में ये जो ना, उसके बाद यहाँ पर जो ना बिस्तर तो 1 2 4 दिन जो ना मुश्किल होती है, लेकिन उसके बाद ये आपकी जिबिल्लत बन जाता है कि आप बेड के ऊपर रह नहीं सकते हैं, आप कि फ़ौरन जो ना जंप लगा के चले जी पार्क में जाते हैं। पार्क में इतनी ब्लेसिंग है सर, ये जो पार्क गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। इतनी फ्रेश एयर, ऑक्सीजन यहाँ होती है जितना घर में कभी तस्वर भी नहीं आप कर सकते। तो यहाँ आते हैं, फिर ये पूरा शेरदिल ग्रुप जो है ना हंसता मुस्कुराता ये एक्सरसाइजें करता है, तो ये जो है ना अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है इन सब के ऊपर जो है ना कि, और ये और जहाँ इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने जो है ना फॉलो ट्रैक आउट करें तो ये जो है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट पर्सन होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, कि सारा दिन जो है दिन के लिए ऑक्सीजन और मेटाबॉलिज्म सारा कुछ ठीक करके जाते हैं और सारा दिन बेहतरीन काम करते हैं। और ये वॉलंटियर है, कोई इसका क्लब की तरह कोई चंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपना मैट ले जाएँ और यहाँ बिछाएँ और आ जाएँ, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि नौजवान बड़े कम हमें नज़र आते हैं सुबह के औकात में, और उनके लिए क्या मैसेज होगा? जी सर, नौजवान असल में जो है ना हमारे बहुत ही एक रिक्कत अमेज़ मंज़र है कि वो रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं। जैसे सुबह जो ना अज़ानें होती हैं तो वो सो जाते हैं, बहुत ही नुकसानदेह है सारा। हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली इशा की नमाज से लेकर तहज्जुद तक जो है ना उसके वर्कशॉप लगती है जो कि सारे इम्यूनिटी और सब को ठीक करता है। वो वक्त अगर जागते हुए गुजर गया तो वो आप दोबारा नहीं आपको दिन में मिलेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि लाइफस्टाइल चेंज करें, बच्चों को अपने कहें कि आपने सुबह उठना है। और ये जो है ना, ये यूरोप में आप देखें तो सुबह जनाब पूरा जैसे ना घर में कोई नहीं लेटता, तो यहाँ भी ये जो सारे आते हैं सुबह, काफ़ी ख़वातीन आती हैं, लेकिन बच्चे यंग जनरेशन आपकी सही है, इनको हमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना टूल करना है कि आपने सुबह का टाइम जो है ना ये पार्क्स में गुजारना है, बाकी सारा दिन जो मर्ज़ी करें जो ना। जी आपने गुफ्तगू सुनी है, और ये इनके ग्रुप लीडर भी हैं, और इनके पास लक़ब भी है कि ये अमीरुल बहरल कचनार भी हैं, और शेर दिल इस ग्रुप का नाम है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर बताएं, इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो क्या समझते हैं कि कितनी ज़रूरी है हेल्थ के लिए, और क्या कहेंगे इस हवाले से? सुबह की एक्सरसाइज के 2 एस्पेक्ट हैं।
एक है फिज़िकल, दूसरा साइकोलॉजिकल। फ़िज़िकल ये है कि एज़ वी आर एजिंग तो मसल की स्टिफनिंग होती है, तो स्टिफनिंग को रिलीज़ करने के लिए ये लाइट एक्सरसाइज होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इससे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। और साथ इस महफ़िल का एक और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है, वो ये है कि साइकोलॉजिकल है, सोशल इंटरमिक्सिंग है। आपस में सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो जाते हैं, आपस में एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो डाइवर्सिटी होती है। जब डाइवर्सिटी होती है तो न्यू आइडियाज़ कम अप और न्यू इंटरेक्शन होती है, और आपको पता चलता है कि दुनिया की उस पार क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। और सुबह सवेरे आने का बहुत इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि मैं चाइना गया था, तो चाइना में एक प्रोवर्ब सीखी थी कि अर्ली बर्ड्स कैच द वर्म। तो यहाँ पे जो सुबह आते हैं वही फिर उनका सारा दिन सही गुजरता है, क्योंकि अपने वर्म्स जो होते हैं वो कैच कर लेते हैं, उसके बाद दिन गुजारते हैं। और हम ही नहीं आते हैं, जितने परिंद चरिंद सुबह सवेरे यहाँ जब आते हैं तो उनको हम एंजॉय करते हैं, उनकी आवाज़, उनकी म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी स्ट्रेस रिलैक्स हो जाते हैं। जब स्ट्रेस रिलैक्सिंग होती है तो उसके बाद फिर जो एजिंग होती है वो स्लो हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। ये सब डॉक्टर साहब ने वेरीफाई किया, क्योंकि हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से होती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट प्ले करती है इसमें कि स्ट्रेस रिलीव हो जाता है इसमें। बहुत शुक्रिया, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। जो ज़हनी तनाव का जो शिकार लोग हैं उनके लिए भी इन्होंने ये बताया कि सुबह की जो एक्सरसाइज है, जो योगा क्लासेस हैं, जो इस तरह के सेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। डॉक्टर शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, ज़्यादातर लोग ज़हनी तनाव का शिकार है, इससे छुटकारा हासिल करने के लिए क्या समझते हैं बेहतरीन रास्ता कौन सा है? बेहतरीन रास्ता वो है जो कि हमारा बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, जैसे अभी सर अकबर बता रहे थे, फ़ारूक अकबर साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे, हमारा एक नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी बॉडी का, जिसको अल्लाह ताला ने डिफ़ाइन किया हुआ है 24 आवर्स के अंदर। हमने क्या किया, हमने उस बायोलॉजिकल क्लॉक को ब्रेक कर दिया। अब हमने उसको रिवर्स कर दिया है कि हम रात को जाग रहे हैं, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि रात को 12 बजे जब चरिंद परिंद भी सो चुके होते हैं तो हमारे यहाँ फ़ूड की ऑफ़र्स लगना शुरू हो जाती हैं कि जी मिडनाइट डील्स। अब जब आप रात को 12 बजे खाना खाएंगे, उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे और फिर उसके बाद आप अपने आप को कैसे हेल्दी मेंटेन करेंगे ना। यही वजह है कि मैं एकेडमिक्स में रहा, सर एकेडमिक्स में रहे हैं। हम लोग जब सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचा करते थे तो हमारे आधे स्टूडेंट क्लास में सुबह सो रहे होते हैं, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि रात को जागना और अर्ली टू राइज़, जो हम कहते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, वो मुहावरा हमने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी जो ज़िंदगी की इस वक्त इश्यूज़ हैं। अगर हम सुबह उठें और सुबह सवेरे जो हमारा एक बहैसियत मुसलमान भी हमें देखें ना, हमारा अक़ीदा है, फ़जर की नमाज़ हमने पढ़ी, उसके बाद हम आए, और ये ऑक्सीजन के हवाले से मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। जो ऑक्सीजन अल्लाह ताला हमें यहाँ फ्री दे रहे हैं ना, अगर ये पैसों की लेके खुदा न ख़स्ता आपको लेनी पड़ जाए तो वो मामलात हमने कोविड में लोगों के देखे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि ये अल्लाह की इस नेमत से ख़ुद फ़ायदा उठाएं, इससे पहले कि आपको ये लगानी पड़ जाए। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने डॉक्टर शुएब साहब की सुनी है, और मुझे इनके जो हौसले, जो जज्बे है, वो देखकर लगता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई दुश्मन मुल्क हमारे ऊपर अगर अटैक करता है तो जवाबी वार के लिए ये तमाम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और झंडा भी लहराएंगे। फिर जाके कई नौजवान जो है वो बेदार होंगे और हैरान होंगे कि हमसे पहले ये मार्का जो है वो सर कर लिया गया है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये सेहतमंद ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, और नौजवानों के लिए एक मैसेज भी है कि अगर आप भी जो सूरज की किरणें हैं उनको शिकस्त देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये जो बदलता हुआ मौसम है, जो सुबह की ठंडी हवाएं हैं, इनसे अगर महसूस होना चाहते हैं तो आपको अपना बिस्तर छोड़ना होगा। और अगर आपको ये महसूस हो जाए या अगर आपको ऐसा लगता हो कि इसके कितने फ़वाइद हैं, तो आप भी सुबह इस तरह के जो मौके हैं उनको कभी भी ज़ाया ना करें और इस तरह के सेशन में ज़रूर शिरकत करें, ताकि आप भी सेहतमंदाना सरगर्मियों से जो वो महसूस हो सकें। जी, वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। जो आप टॉपिक है हमारे पास वो है इस बदलते मौसम के साथ जो आपके मूड और मिजाज में तब्दीली आती है, और आपकी समहाउ मेंटल स्टेट पे भी काफ़ी इसका असरात नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों के आगाज़ में भी जब दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं तो ये तब्दीली बाज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और उदासी का समहाउ बाइस बनती है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी इस तरह बड़ी उदासी फील हो रही है, सर्दियों की शामों में बड़ी उदासी होती है। दो के साउंड वेरी शायराना, बट नहीं, ये असल में कैफियत होती है और वो होती है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है, जो एक किस्म का समहाउ मौसमी डिप्रेशन होता है और इस दौरान इंसान लेज़ी फील कर रहा होता है, उदासी होती है, नींद आपको ज़्यादा आ रही होती है और ओवरऑल आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। वैसे तो मुझे लगता है 30 क्रॉस करते ही ये सिम्टम्स आपकी ज़िंदगी में बड़े नॉर्मल हो जाते हैं,
बट नहीं, ये क्या है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर वजिया ज़फ़र हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वजिया, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें वक्त दिया। डॉक्टर वजिया, क्या आप मेरी बात से एग्री करती हैं कि 30 क्रॉस करते ही हमें ये सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर जो है हर इंसान को होने लग जाता है? बिल्कुल, देखें 30s के बाद जो है हमारी जो बॉडी डिक्लाइन कर रही होती है, तो अब तो आपने बड़ी अच्छी वो एज के नंबर्स बताए कि जो हमारे टाइम पे फिर हमारे पेरेंट्स को 50s के बाद चीज़ें होती थी, अब हम 30s में वो फिजिकल और मेंटल और साइकोलॉजिकल चीज़ों में जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली शायद बहुत सारी चीज़ें उसमें काउंट कर रही होती हैं, हमारी डाइट, हमारी रूटीन, हमारा लाइफस्टाइल, हर चीज़ काउंट हो रही होती है। बट इस टॉपिक पे आते हैं जो आपने बताया कि लाइक ये सीज़न क्यों ज़्यादा अफेक्ट करता है, स्पेशली विंटर का। तो उसमें अनमला, मैं यहाँ से बात करना चाहूँगी कि एक तो जो सनलाइट है, हम ये सबको पता होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, बट जिन लोगों की बॉडीज में विटामिन डी की कमी होती है, या कुछ लोग जो ऐसे हैं वो उनको वैसे भी जो है अंधेरे में आप नोट करें वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, राइट? सो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है कि हमारी जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक है ना वो सेट होती है। लाइक कुछ लोग हैं पूरी रात जागते हैं, दिन को नींद आती है, और कुछ लोग हैं वही लोग, जब हम विंटर्स की बात करते हैं, जब दिन छोटे हो जाते हैं तो कुछ लोगों को अंधेरे में ज़्यादा लाइक चीज़ें, उनकी बॉडी क्लॉक नहीं सेट होती है। तो इसमें जो हम कुछ लोग ये भी चीज़ हम ऐड करते हैं कि जेनेटिकल भी चीज़ें काउंट होती हैं। फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो मेनली जो फैक्टर है उसमें सनलाइट का रोल प्ले होता है, जेनेटिक्स का रोल प्ले होता है, तीसरा कुछ लोगों के ट्रॉमाज होते हैं वो बहुत रोल प्ले करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ लोगों को वैसे भी जो है, आप नोट करें बहुत सारे शायर विंटर्स में निकलते हैं। आपने शायरी की बात की जब शुरू में, क्योंकि ये जो मूड होता है ना, एक होता है उदासी होती है, एक होता है आप खालीपन महसूस करते हैं। जो सर्दियों की शामें होती हैं वही जहाँ कुछ लोगों को बहुत पसंद होती हैं, वो कॉफ़ी का कप रखते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, या मी टाइम करते हैं, लॉन्ग टाइम तो बहुत पसंद होता है। वही कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं इस टाइम से। मैं कुछ क्लाइंट्स को जानती हूँ जब उनके सेशन वो स्पेशली इस सीजन है बुक कराते हैं कि, और जो लोग स्पेशली यूके उन एरियाज में हैं जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर कम है, उनकी मूड्स में वाजिया जो है फील होता है कि डिस्टर्बेंस है, उनकी नींद में डिस्टर्बेंस है। उनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कहा 30s वाली बात भी की कि डिसीजन मेकिंग, कुछ ना करने का दिल होना, कुछ नहीं करना, बस लेटे रहे, थकावट रहना, बॉडी क्लॉक इस तरह हो जाती है कि वो मैच नहीं कर पा रही होती है विंटर सीजन में आपकी जो मोटिवेशन होती है उसके साथ। अच्छा डॉक्टर वजिया, अब ये इशू ये है कि हम इस स्पेसिफिक वेदर की तो बात कर रहे हैं, विंटर्स में ऐसा फील होता है, बट आप इस बात पे भी ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करें कि नॉर्मली ओवर द ईयर पूरा साल हमारे जो पैटर्न्स हैं वो भी इसी तरह के लेज़ी वाले होते हैं। यू नो, हम गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो जिम के बाद या एक्सरसाइज के बाद वो आ गए हैं, काउच पोटैटो बन गए हैं और फिर बैठ गए हैं। यू नो, ये वाली सारी चीज़ें हमारी पूरे साल भी तो पैटर्न चलता रहता है। फिर हम स्पेसिफिकली विंटर्स में जब हमारा बॉडी साइकिल नहीं सेट तो फिर ये सारी चीज़ें एक साथ ट्रिगर होती हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि जो ओवर द ईयर जो पूरे साल में हम देख रहे होते हैं जिनकी जो रूटीन है वो नहीं एडजस्ट हो रही होती, तो फिर जब ऐसा वेदर आता है वो डबल इफेक्ट करता है उनके ऊपर। लाइक जो हम डिप्रेशन का वर्ड यूज कर रहे हैं, ये जो हम जो डिसऑर्डर का वर्ड यूज कर रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि फिर सवेर हो जाता है। नॉर्मली जो लोग आप नोट करें बड़ी अच्छी रूटीन रख रहे हैं, डिसिप्लिन रख रहे हैं, उनको इस तरह के वेदर जो है इफेक्ट करे बिना तो वो मेंटेन रखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक हाउस वाइफ की सेशन ले रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत डिप्रेशन में जाती हूँ सीजन में, लेकिन मेरी फंक्शनैलिटी नहीं डिस्टर्ब होती, क्योंकि वो ओवर द ईयर उनकी सारी चीजें चलती रहती हैं, डिसिप्लिन रहता है। तो एक चीज जो आपने खुद ही उसके ट्रीटमेंट में भी कहा कि ये जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं ये अपने मूड पे डिपेंडेंट नहीं फिर होते, ये इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ये अपने आप को इसमें से निकाल लेते हैं। जो वीक लोग होते हैं जिनके डिसिप्लिन नहीं होता लाइफ में, ओवर द ईयर उसी पे चल रहे होते हैं, तो जब इस तरह की वल्नरेबिलिटी आती है ना तो वो फौरन उनको अटैक कर लेती है। फिर उसके बाद वो मेडिकेशन पे चले जाते हैं, डिपेंडेंसी पे चले जाते हैं, या उनको होता है कि कोई घर में आके उनको घर से बाहर निकाले, या जॉब में सख्ती हो, पेमेंट्स करते हैं, फिर हमारी टेंशन, सवेर लेवल की टेंशन आए तो फिर हम जो हैं डिसिप्लिन की तरफ आए। अच्छा, तो फोर्स डिसिप्लिन होता है। फोर्स डिसिप्लिन होता है। अब हम करें क्या? अब ये आज वेदर आ रहा है, बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा आप सेशंस में एक्सपीरियंस करती हैं, हाउसवाइफ हैं
या कोई ऐसे आप इंसान है जो एक्टिव है लेकिन सर्दियों में वो इस तरह से लेज़ी फील कर रहा है, और आई बिलीव कि लाहौर में तो हम रह रहे हैं तो ये स्मॉग भी समाओ आपको बहुत, मुझे तो लेज़ी कर रही है। आप जब बाहर निकल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज और ये पोल्यूटेड जो एयर आप जिसमें सांस ले रहे हैं, ये भी बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। मैं पर्सनली अपने लिए फील कर रही हूँ। You're absolutely right। एक तो वेदर चेंज, दूसरा क्लाइमेट चेंज, ओवरऑल जो है फिर ये बॉडी क्लॉक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा, साइकोलॉजिकल हमारी बहुत इश्यूज लेके आती हैं। तो आपने पूछा क्या करना चाहिए। नंबर 1, आप अपने दिन में कोई ऐसी एक्टिविटी, 1-2 एक्टिविटी ज़रूर रखें जिनके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे उसमें वॉक हो, चाहे उसमें कोई गेम हो, क्योंकि बॉडी क्लॉक जो है ना उसको एडजस्ट करवाना पड़ता है। सेकेंडली, आप कोशिश ये करें कि शाम के टाइम पे उसको ज़्यादा करें, लाइक 4 to 5 के 6 के दरमियान। यूजुअली लोग ऑफिस से भी फ्री होते हैं, स्कूल कॉलेज से भी फ्री होते हैं, तो 4 to 6 के दरमियान कोई हैपनिंग रखें अपनी लाइफ में, दोस्तों से मिल लें, क्योंकि जैसे ही आप 4 के बाद घर में एंटर होंगे आप इंटरनल क्लॉक के ट्रैप में चले जाएंगे। आप ऑटोमेटिकली उस ट्रैप में जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि घर में ऑलरेडी इन्वायरमेंट बड़ा कूजी सा होता है, कंफर्टेबल सा होता है, तो हम उस कंफर्ट जोन के अंदर फिर हम कहते हैं बस हमारा ब्लैंकेट हो, हम लेटे रहें और या फोन यूज करते रहे। एक चीज मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि फोन का यूजेज विंटर से बहुत ज्यादा होता है। लोग जो है वो अपने कंफर्ट जोन में रह के, उसको समर्स में तो बड़ी एक्टिविटीज वैसे ही दिल करता है घर से बाहर निकले, विंटर्स में जो है आप उस ट्रैप में चले जाते हैं कि आप फोन यूजेज ज्यादा कर लेते हैं। और फोन यूजेज से क्या होता है कि ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है, वो ऑटोमेटिकली फिर एक तो मूड आपका डाउन है, आप फिर ऐसी थॉट्स प्रोसेसेस में भी जा रहे हैं, ऐसी वीडियोस भी देख रहे हैं। विंटर्स में अगर आप ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जो और ज्यादा शायराना है और ज्यादा दिल उदास करने वाली है, तो फिर आपका उसमें से निकलना और मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैं ऐड करूंगी स्पेशली वो जो फैमिलीज वाले हैं, वो लोग जिनकी फैमिलीज है वो ज्यादा फिर प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि उनके बच्चे सफर करते हैं, बच्चे कह रहे हैं हमने बाहर जाना है, फादर जो है घर में लेटे हुए हैं, या मदर जो है वो उनका मूड बड़ा क्रैंकी सा हो रहा है शाम के बाद कि नहीं बस तो ये आपकी मूड की को ठीक करने की जिम्मेदारी डबल हो जाती है व्हेन यू हैव अ फैमिली, राइट। बिकॉज एक तो वैसे भी इंसान को अपने लिए भी करना चाहिए, बट अगर उससे दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं तो उसको फिर वो एफर्ट डबल कर देनी चाहिए ताकि उसके घर का एनवायरनमेंट ना खराब हो। बिल्कुल ठीक है, और ये कोशिश छोटी छोटी एफर्ट्स हैं जो आप करके शायद अपने इस पैटर्न्स को समहाउ ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर वजिया, बच्चों के लिए भी एक्टिविटी, बच्चे भी समहाउ, मैं अपने भी इर्द गिर्द देख रही थी, प्रॉब्लमेटिक होते हैं उनकी भी साइकिल्स, और क्योंकि वही बात है कि उनकी नींद उस तरह से पूरी नहीं हो रही होती, स्कूल टाइमिंग्स हैं, फिर घर आकर उस तरह की एक्टिविटीज़ हैं कि ट्यूशन है, कोई ट्यूटर आ रहा है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, वो बहुत कम टाइम होता है और बहुत हैसल होती है बच्चों के लिए भी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। विंटर वेकेशंस होती भी उस तरह नहीं है जैसे समर की होती हैं, काफ़ी लंबी। विंटर काफ़ी लाइक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है उसमें, और विंटर टाइम पीरियड पे आप नोट करें कि ज़्यादातर बच्चे और पेरेंट्स घर ही रहना पसंद करते हैं, या बहुत हुआ तो कोई रिश्तेदार के घर चले गए, नानों के घर चले गए। लेकिन उसमें क्या है कि विंटर्स में पेरेंट्स को भी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वेकेशंस को आपको घर में प्लान करना चाहिए। अब जो अडल्ट हैं, राइट, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉलेजेस में है, या उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो घर के अंदर अपने होम एनवायरनमेंट के अंदर जरूर इसको करें, लेकिन बाहर की एक्टिविटीज को भी पेरेंट्स के साथ मिलकर खुद आइडियाज दें, राइट। और जैसे मैंने बात की फिजिकल एक्टिविटी, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं। स्पेशली मैं बैडमिंटन को जरूर प्रमोट करूंगी, क्योंकि ये वो एक्टिविटी है जो आपके मसल्स को इन्वॉल्व करती है, राइट। आपके स्पेशली तो उससे जब मसल्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्रेन है वो फंक्शनल होता है। हमारी जो बॉडी है ना वो कनेक्टेड है, ब्रेन और बॉडी कनेक्टेड है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बेड पर लेटे रहे और हम फिजिकली हेल्दी हो जाएं, हम अच्छी सोच रखें और फिजिकली फिट हो जाएं, या हम फिजिकल एफर्ट करते रहे और नेगेटिव थॉट्स रखें, जिम करते रहे और नेगेटिव थॉट्स रखें, हम फिट हो जाएं। नहीं, दोनों को हमें साइड बाय साइड लेके चलना पड़ता है। सो आप स्पेशली आप जो लोग हर एक इंसान को पता होता है कि विंटर्स में उसका मूड इफेक्ट होता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मैं उनको पहले कह देती हूँ विंटर्स आने वाली है, हम उसका पहले ही प्लान बना लेते हैं कि क्या करना चाहिए, रेदर देन कि विंटर आ जाए और फिर प्लान बनाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। सो जब विंटर्स आने वाली हो और आपको पता है कि आपकी हिस्ट्री रही है डिप्रेशन की, सैडनेस की, लेजी होने की, तो आप पहले ही उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर लें ताकि आप उसमें ट्रैप ना हो, उसको अच्छे तरीके से उसमें से निकल सकें। अच्छा, अब डॉक्टर वजिया, ये इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है ना, तो वही बात है कि समहाउ पुश करना बड़ा ज़रूरी होता है ख़ुद को, बट आई बिलीव कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका भी उसमें समहाउ कंट्रीब्यूशन होता है कि अगर आप
लेज़ी हैं तो समवन शुड बी देयर टू पुश यू, यू नो, कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। इसी तरह अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर है, आपका कोई हस्बैंड है, यू नो, यू हैव अ पार्टनर और मे बी योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स, दे शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। सो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान नहीं कर सकता ये। हाँ, बहुत प्यारी बात आपने की। जैसे मैंने ये कहा ना कि घर में फैमिली को मिलके करना है, बच्चे हैं तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, इसी तरह आप सिबलिंग्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो इंसान जो आपके साथ कंसिस्टेंसी रखे। एक तो हम अगर उस इंसान को रख लेना जो एक दिन तो आए, एक दिन तो शो अप करे, बाकी 2 दिन कह दे मुझसे नहीं निकला जा रहा घर से बाहर, तो ऑटोमेटिकली आपकी भी मोटिवेशन गिर जाती है। तो आप और दूसरा वो लोग जो घर में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड है वो देखते हैं उनकी वाइफ, या वाइफ देखते हैं कि हस्बैंड लेजी हो जाते हैं, तो ये नहीं, हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर हस्बैंड घर आए 5 बजे तो वाइफ खुद ही कह देंगी चले थके हुए छोड़ देते हैं, रेस्ट करें। तो वो और ज्यादा कंफर्ट जोन दे देती है। बच्चे हैं तो बच्चे अगर 5-6 बजे लेजी हो रहा है तो नहीं, ये इसी टाइम लेट जाता है तो 6-7 बजे उसको और लेजी वाले ऑप्शंस दे देती हैं। तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम जो आप वो टाइम है वो इस चीज में रखें, फिजिकल या ऐसी एक्टिविटीज। अब तो देखिए हमारे पास तो अब उस टाइम पे हैं जहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। मिला पहले तो ऑप्शंस ही नहीं पेरेंट्स को समझ आती थी, सिलेक्टिव जगह थी, सिलेक्टिव टास्क थे। लेकिन अब क्या होता है कि अगर एक सुस्त है तो दूसरा डबल सुस्त हो जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैंने कई दफा ये भी चीज देखी है कि पार्टनर्स में, स्पेशली आपने बड़ी अच्छी बात की कि पार्टनर में अगर एक लेजी हो रहा है, दूसरा कंसिस्टेंट हो रहा है, दूसरा डेडिकेटेड हो रहा है, तो वो खींच लेता है, उसको पुल बैक कर लेता है, उसको रूटीन में ले आता है, डिसिप्लिन में ले आता है। लेकिन अगेन एफर्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, एफर्ट करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच वजिया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर वजिया ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थी जी, हमारे नफ्सियात, और इस वक्त वो बता रही थी कि अगर आपको सर्दियों का मौसम आ रहा है, आप लेज़ी फील करें तो आप क्या कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।